नमस्कार। आज हम हिंदी कक्षा 9 पाठ 5 स्वराज्य की नींव का अभ्यास करेंगे। स्वराज्य की नींव एक एकांकी है जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के बारे में थोड़ा परिचय ले लीजिए। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखित चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमय दोनों उपन्यास हैं। संघर्ष के बाद एक कहानी संग्रह है। नव प्रभात, डॉक्टर आदि नाटक हैं। प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक ये एकाकी संग्रह है। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखा चित्र है। आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को उन्होंने जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। इस एकांकी के पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तात्या और सेना नायक। अब हम ये एकांकी के पात्र पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई जूही से कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन
नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी? जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कई दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल लोच की सेना ने मुरार के पेशवा सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ यह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब,
मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुर को झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हो आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया का भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और यह सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। हमने ये संवाद पढ़ा, आपको भी फिर से पढ़ना है, थोड़ा संक्षेप में और देख लीजिए। झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में है। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का बहुत दुख है। मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। उनके मार्ग में हिमालय जैसी बाधाएं आ जाती हैं। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है नाविक सो रहे। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। उनके पास शक्ति है, फिर भी दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे। इस तरह सब विलासिता में डूबे हुए। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई बहुत निराश है। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति में से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों में
मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए अपने प्रेम को ठोकर मार सकती। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहना चाहती। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम लक्ष्य है स्वराज। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक अमर पात्र है। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र भी झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। ये लक्ष्मीबाई जो एक अमर पात्र है, आप इसे पढ़ना है। इस पाठ में लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर जैसी अनेक स्त्रियों ने हिस्सा लिया और अपना बल दिखाया है। अब ये पाठ के मुहावरे हैं। देखिए, अड़ जाना, किसी बात को मनवाने के लिए जिद करना। थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना, आधार बनाना। नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, कहीं से भी ढूंढ लाना। आंखें खुलना, सजग होना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। पाठ में आया हुआ एक दूसरा है सक पकाकर। सक पकाकर मतलब चकित होकर। अब आपको ये पाठ फिर से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक ये पाठ का जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के उत्तर भी लिखने हैं। धन्यवाद।